अच्छा, आपने बिहार की बात कही, समय बचाने की बात कही, बिहार की टैली चलिए बता देते हैं, फिर उसके बाद आपका कमेंट ले लेंगे। बिहार की आइए बात करते हैं, सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। और आइए इसका एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। 17 से 17 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वो जीत सकती है, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। जेडीयू की अगर बात करें तो 11 से 13 सीटें जेडीयू जीत सकती है। एलजेपीआर 3 से 4 सीटें, हम 1 से 1 सीट जीत सकती है। आरजेडी का इस बार खाता खुल सकता है, 3 से 5 सीटें आरजेडी जीत सकती है। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, पिछली बार 0 सीट थी आरजेडी की, तो खाता तो कम से कम यहां पर आरजेडी खोलती हुई नजर आ रही है। और कौन सी सीट है जहां आरजेडी खाता भी खोल रही है और जीत सकती है, ये भावेश आप ही बताइए पहले। एक तो जहानाबाद की सीट है, वहां पे पिछली बार भी जेडीयू बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, तो वो एक सीट है। एक सीट है बांका, वहाँ पे जयप्रकाश यादव बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वहाँ पे बहुत सालों से वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी जेडीयू का जो कैंडिडेट वहाँ पे था उसको बहुत मुश्किल शुरू से लग रहा था कि वो वहाँ पे चुनाव हारेंगे। नहीं, एक बार जरा बिहार का आपका एनडीए का बता तो दें। पिछली बार 39 सीट था बीजेपी के पास, 40 में से 39 39 सीट थी। इस बार सब कहते हैं कैसे रिपीट होगा। आप देखिए नुकसान कितना हुआ, 40 में आप दे रहे हैं 34 से 36 सीट, 39 से घट के 34 से 36। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो आप हल्ला देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह जो बहुत ज्यादा खड़े हो गए, उसके वजह से एक देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट होने लगा, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं वहाँ पे। जो सीटें जो एक सीट में दिलचस्पी शायद सबकी हो, काराकाट। बीजेपी भी सोच रही होगी क्या करा है यहाँ पर। देखिए, मैं अभी काराकाट को लेके कह रहा हूँ कि वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो पोजीशन का कैंडिडेट है, सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है बिहार में, यदि ठीक से आप देखेंगे सीपीआईएमएल, सीपीएम, उन सब का जो इतिहास रहा है, वो सवर्णों जितने भी ओबीसी हैं उन सब के लिए बहुत दुखदाई रहा है। उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी जानना चाह रही हूँ, वो लालू की 2 बेटियों के बारे में जानना चाह रही हूँ, रोहिणी आचार्य के बारे में और मीसा भारती के बारे में। इन दोनों सीटों पर क्या हो रहा है? दोनों सीटें हारे, दोनों सीटें हारे। और सारण। लालू यादव और राबड़ी देवी खुद कैंप लगाया था उन्होंने वहां पे, रातें देखिए, मैं पहले पाटलिपुत्र एक ऐसा सीट है जिसको लेके हर बार चर्चा रहती है कि वहां पे आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार भी मुश्किल है। मतलब हाजीपुर की भी एक बार बात कर लें। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो सवर्ण है, ब्राह्मण, भूमिहार, वो उन कुशवाहा के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एक बड़ा फैक्टर वो है जो मैं कह रहा था आपको, पूरी बात अपनी कर नहीं पाए। जो सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कुशवाहा के जीत में। यदि वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभवतः ये कुशवाहा वहाँ चुनाव हार जाते इस बार। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज की आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में रात 2:30 बजे तक उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं एकदम से अपना कैंडिडेचर वापस ले रहा हूं, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट आपने दिया, वो टिकट कहाँ का काम इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोग बिहार सर एक मेरी दिलचस्पी बस एक प्लीज, ये नीचे जो आंकड़ा चल रहा है 3 से 9 से 30 से 24 एनडीए, भावेश आप ही से कह रहा हूं मैं, इसमें बीजेपी 272 पार हुई कि नहीं हुई? क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। यूपी का इंतजार। लेकिन यूपी से पहले जरा बिहार की बात करनी है। बिहार की नतीजों से हाजीपुर में कैसी जीत है? मीनाक्षी, हाजीपुर बहुत मेजर विक्ट्री होगी। मैं तो आनंद जी, मैं यहाँ पे नेताओं की बात करना चाहती हूँ। अब मुझे जरा ये बता दीजिए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, इतना तेज दिखाया और जिस तरह से ललकारा है, तो उनका क्या होगा इस नतीजों के बाद? उनकी राजनीति, उनके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा? अब सौरभ जी का कॉफी वाला शो होता तो मैं कहता कि वो कहीं शायद उन्होंने वीजा लगवा लिया है, कल परसों जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। खैर, मैं वो अभी नहीं कहूंगा क्योंकि ये एग्जिट पोल का है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा, उन्होंने अकेले लड़ा। वो एक सामूहिक नेतृत्व को भूल गए। वो न जगदानंद सिंह कहीं चुनाव प्रचार में नजर आए, न पुराने जितने भी आरजेडी, अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं नजर नहीं आए। तो बगैर कि एक मुकेश सहनी को मछली के साथ हेलीकॉप्टर पे लेके वो घूमते रहे।
कभी मछली खाते हुए, कभी चिकन खाते हुए। और जो पवन सिंह की बात हो रही थी, तो जितने भोजपुरी सिंगर या एक्टर पहली बार चुनाव लड़े हैं वो पहली बार हारे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे रवि, सब लोग पहला चुनाव हारा है, उसके बाद दूसरा जीतता है। तो पवन सिंह भी इसके अपवाद नहीं होंगे। जो मीसा भारती वाली सीट की चर्चा होती है, मीसा भारती में आप ये मत भूलिए पाटलिपुत्र में कि 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो भूमिहार बहुल है, पाली और विक्रम। और पाली और विक्रम वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है। मनेर भी है वहां, और कई सीटें हैं, 6 या 7 विधानसभा सीटें। तो इनमें भूमिहारों का इतना वोट है जो ट्रेडिशनली आरजेडी के खिलाफ है। और जहानाबाद की जो बात कर रहे थे, वहां 2 भूमिहार कैंडिडेट खड़े हो गए, पुराने अरुण बाबू भी खड़े हो गए, वहां निर्दलीय या पता नहीं बीएसपी के टिकट पे शायद, अगर किस मैं पार्टी में है पता नहीं। अरुण बाबू भी बहुत सारी पार्टियों में घूम गया है। एक किशनगंज सीट की बात करते हैं। कंडीशन में आप पहले जैसे छपरा वाली सीट और पाटलिपुत्र ग्रामीण दोनों को समझे हैं कि पाटलिपुत्र ग्रामीण बीजेपी के लिए जीतना तब संभव रहेगा जब कुशवाहा वोट बहुत थोक में इधर आए। आरजेडी और तेजस्वी यादव के हिसाब से आप देखें सौरभ, तो एक चीज है कि जो कि बहुत सामने नहीं आती, वो लोकसभा का चुनाव वो लोग लड़ ही नहीं रहे हैं। नजर है विधानसभा चुनाव में, जैसे 5-5 कुशवाहा को उम्मीदवार बनाना। मकसद ये है कि कुशवाहा कम्युनिटी में मैसेज दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में हमको फायदा हो। निषाद को लेके जो मुकेश सहनी को उन्होंने अपने साथ रखा, कई सीटों पे, जैसे पूर्वी चंपारण की बात कर लें, निषादों ने जबरदस्त तरीके से आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। तो इसका उनकी नजर है विधानसभा चुनाव के लिहाज से लेकर लोकसभा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। छपरा में एक फायदे वाली बात बीजेपी के लिहाज से ये हुई कि आमतौर पे आरजेडी के समय में ठाकुर वोट प्रभुनाथ सिंह के चलते बढ़ जाता था। अब प्रभुनाथ सिंह के बेटे बीजेपी के साथ हैं, तो राजीव प्रताप रूडी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है, वहां पे रोनी हारेंगे। प्रोफेसर साहब आप कुछ कहा, एक सेकंड वो मैंने उनकी बात रोक दी। लेकिन मैं फिर उसमें बोल रहा हूं कि वहां पर जो प्रभुनाथ सिंह वाला जो कह रहे हैं छपरा में, वहां राजपूतों का वोट कोई 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन बाकी सवर्णों के साथ भी उनकी प्रतियोगिता होती है। अब वो वोट शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं जैसे रिएक्ट करता था, हाँ, इस बार जबरदस्त मैं उसी तरफ इशारा करना चाहता था। जो काराकाट में एक हुआ क्या है कि कोई भी राजपूत का बड़ा नेता आकर के कुशवाहा के पक्ष में प्रचार नहीं किया, जिसके बारे में जो लोकल इंचार्ज थे वो बार बार उनसे आकर के कह रहे थे कि आप प्रचार कीजिए। यहां तक कि औरंगाबाद से सुशील कुमार तक भी वहां पर आकर के वो कैंपेन में नहीं पार्टिसिपेट। पवन सिंह सबको खुद फोन कर रहे थे कि मैं रहूंगा तो मोदी जी के साथ ही, तो आप लोग ना आए। हाँ, जिस भी ठाकुर नेता को बुलाया जा रहा था, पवन सिंह को जैसे पता चलता था तो वो फोन करके बोलते थे कि मैं भी जीतूं तो मोदी जी के साथ ही हूं, तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार, अभी आपका जो सर्वे बता रहा है, जो चोट पहुंच रही है 2-4 सीटों की, 6 सीटों की, ये नीतीश कुमार के कैंप में से आ रही ना? नहीं, एक उनका भी सीट है और लोजपा का भी एक सीट है। जो वैशाली सीट है वो बहुत मुश्किल सीट हो गई है वहां पे। मुन्ना शुक्ला अच्छा लड़े। देखिए, एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी भी कंफ्यूजन वहाँ पे, जब लास्ट राउंड तक आज वहाँ भी था, थोड़ा कंफ्यूजन वहाँ पे था भूमिहार वोटरों की वजह से कि इधर जब मुन्ना शुक्ला से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम थे इसलिए हमारा वोट जो है उधर था, अब हम इधर है तो हमारा वोट भी सारा इधर आएगा। मेरे ख्याल से जो मुश्किल जो शुरू हुई लोजपा के लिए, वो वीणा देवी स्विच करके पशुपति पारस के साथ चले गए थे, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा उनके लिए जो लोजपा का जो कार्यकर्ता वहाँ पे था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। दूसरी जो वजह भूमिहार वोटरों का रहा है, वो 2 कंसर्न बहुत बड़ी चीज़ है जिसके वजह से वो सीटें लूज कर सकती है। उससे ज़्यादा बड़ी आरजेडी के पक्ष में आएंगे, भूमिहार आरजेडी के पक्ष में आएंगे, मुझे लगता है बहुत कम। उनकी ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वो ये है कि वीणा देवी के पति के साथ जो जेडीयू के ही एनडीए के ही जो एमएलए उनके साथ बिजनेस पार्टनर हैं, मुजफ्फरपुर में कुछ समस्या आई, उसका भीतरघात वाली समस्या ये झेल रही है, उसका रिएक्शन वो लोग इस रूप में दिखा रहे हैं। कम से कम एनडीए के 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बहुत काम किया, फिर भी देखिए क्लोज मार्जिन के साथ वो सीट निकलेगी। नहीं तो वैशाली निकाल रही है एनडीए, क्लोज मार्जिन के साथ वो सीट निकलेगी। नहीं, हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग तो आरजेडी निकाल रही है। अच्छा, 2 सीटें जो कांग्रेस को दी है उनसे एक सीट और कौन सी? एक कटिहार वाली सीट है। मैं किशनगंज बार पूछी थी, फिर कटिहार वाली सीट बात। कटिहार और किशनगंज में कांग्रेस का एज दिख रहा है। 2 वजह, दोनों मुस्लिम डोमिनेटेड है। कटिहार में भी अच्छा खासा मुस्लिम की आबादी है। दूसरा, जो जेडीयू के कैंडिडेट है कटिहार में, बहुत अच्छा नहीं माने जाते, हालांकि बहुत फाइट है वहाँ पे। तो कटिहार यदि तारिक अनवर निकल जाए तो वो भी एक बहुत, लेकिन एज दिख रहा है अभी वहाँ पे। शिवहर लवली आनंद निकाल रही है। हाँ, वो निकाली है। जो किशनगंज है जहाँ बात हुई थी, एमआईएम का कैंडिडेट है, मुस्लिम वोट काटा जरूर है, पिछली बार भी उन्होंने काटा था, लेकिन लास्ट में जब 4-5 बजे के बाद वहाँ पे वोटिंग हुई तो एक मैसेज जरूर गया कि शायद मुस्लिम वोट ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, इसके लिए फिर लास्ट में उन्होंने कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वोट किया, तो उसकी वजह से कांग्रेस के पास एज दिख रहा है वहाँ। कटिहार में जेडीयू कैंडिडेट से गलती सौरभ ये हुई कि वहां पर तब एनडीए निकालता है वो सीट जब एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया जाए मुस्लिम, उसमें संसाधन लगते हैं।
जेडीयू के कैंडिडेट ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मोदी जी के नाम पे तो मैं जीत ही जाऊंगा। तीसरा कैंडिडेट जैसे आप देते हैं तो 60 से 70 हज़ार वोट मुस्लिम का कटता है, फिर जीत वाली स्थिति हो जाती है। इस लिहाज से क्लोज हो गया है अभी भी, लेकिन बीजेपी या एनडीए कैंडिडेट वहां पे जेडीयू हारेगी उस तरह मैं नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि मैंने कहा बहुत क्लोज फाइट है वहां पे, लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे सर्वे में जो दिखेगा हम तो वही बात करेंगे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आरजेडी का 3 से 5 सीटें अगर दिखा रहे तो मुझे लग रहा है तेजस्वी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अगर 2019 की तुलना में करे, और वो अकेला लड़ा है, कांग्रेस का कोई बहुत समर्थन मिला नहीं। आप देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी वहां पर है, उपेंद्र कुशवाहा वहां पर है, सबके खिलाफ अगर अकेले तेजस्वी लड़ रहा है वहां पर और 5 सीटें ला रहा है तो भले ही विधानसभा के सहारे आ जाती है। लोकसभा चुनाव में भले ही 3 से 5 सीटें मिल रही है, विधानसभा चुनाव में मुझे लग रहा है तेजस्वी सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के निकलने वाला है। ये परिणाम अगर बताते हैं कि लोकसभा में अगर वो लड़कर अगर 3 से 5 सीटों पर पहुंच रहा है तो विधानसभा जो 2025 में होने वाली है तेजस्वी को रोकना बहुत आसान नहीं होगा इन लोगों को। आनंद जी, लीज ऑफ लाइफ मिली है नीतीश को, ज्यादा कुछ नहीं होगा अगर समीर जी की बात कोई आगे बढ़ाएं तो। नीतीश जी अब लाइफ का लेके करेंगे क्या? मुझे लगता है कि नीतीश जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं वो पॉलिटिकल लीज ऑफ लाइफ लेके भी कुछ नहीं होना उनका। जो समीर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी बहुत अच्छा करेंगे, कर सकते थे, तेजस्वी में संभावनाएं थी, लेकिन तेजस्वी जिस प्रकार से अपने पिता की लाइन पे चले गए ना, जिस प्रकार से वो सभी जातियों को साथ लेके पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ रहे थे, इस बार उन्होंने फिर से अपना वो मुस्लिम यादव डोमिनेंस वाला, और पटना रैली को याद कीजिए जहां उन्होंने कहा कि मुरैठा बांध के लाठी में तेल पिला रहे हैं ना, तो वो लालू के दौर की याद दिलाते हैं वो। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर, लेकिन उसमें एक ही है कि बीजेपी अगर अपने से लड़ती है बिहार में जी, बीजेपी अगर फिर नीतीश बाबू के कंधे पे सवार होना चाहती है तो मुझे लगता है तेजस्वी अच्छा करेंगे, उसको रोकने। बिहार का नतीजा बिल्कुल साफ है, एनडीए का स्वीप है, 32 से 34 से 36 सीट आ सकती है। अब जरा